तो बात है अप्रैल 2026 की और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत ही नाजुक सा सीज फायर है जो कभी भी टूट सकता है। हर कोई बस यही देख रहा है कि क्या डिप्लोमेसी काम कर जाएगी या फिर एक बड़ी जंग की आग दोबारा भड़क उठेगी। तो आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, क्या शांति की कोई गुंजाइश है या हम एक ऐसे युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जो पूरे इलाके को अपनी आग में झोंक सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। व्हाइट हाउस की तरफ से तो एक उम्मीद भरी आवाज आ रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बयान सुनकर ऐसा लगता है कि शायद बातचीत का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है। एक इशारा है कि डिप्लोमेसी से शायद ये संकट टल सकता है। लेकिन अमेरिका की उम्मीद से ठीक उल्टा, तेहरान का जवाब एकदम सख्त है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी साफ साफ कह रही है कि बातचीत में हिस्सा ना लेने का फैसला अंतिम है, मतलब कोई गुंजाइश नहीं। ये दो बयान जमीन और आसमान की तरह हैं और दिखाते हैं कि दोनों देशों के बीच खाई कितनी गहरी है। तो सवाल यही उठता है कि दोनों देश अपनी अपनी बात पर इतने अड़े हुए क्यों हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें एक साल पीछे जाना होगा, 2025 में, जब कुछ ही हफ्तों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया था। तो देखिए, कहानी शुरू हुई पिछले साल मई 2025 में, जब न्यूक्लियर डील पर बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई। फिर ठीक एक महीने बाद यूएन की न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी IAEA ने कहा कि ईरान अपने वादों को तोड़ रहा है और बस यहीं से मामला बिगड़ गया। कुछ ही घंटों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसे 12 दिवसीय युद्ध कहा गया। ये युद्ध एक सीज फायर के साथ रुका जरूर, लेकिन अमेरिका ने एक ऐसा दाव चला जो आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है, ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी। और एक बात साफ समझनी होगी, इन हमलों का मकसद एकदम क्लियर था। ये कोई चेतावनी नहीं थी, इसका सीधा सीधा टारगेट था ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता को और उसे लॉन्च करने वाली मिसाइलों को जड़ से खत्म कर देना। और ये हमले कितने सटीक थे ये उनके टारगेट से पता चलता है। फोर्डो, नतांस और इस्फहान, ये ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जान है। इन ठिकानों को, जो जमीन के बहुत नीचे बने हैं, तबाह करने के लिए स्पेशल GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए गए। इससे इस ऑपरेशन की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब ये नंबर देखिए, 441 किलोग्राम, ये इस पूरे झगड़े की जड़ है। हमलों से ठीक पहले IAEA ने अंदाजा लगाया था कि ईरान के पास इतना यूरेनियम जमा हो गया है जो 60% तक एनरिच्ड है। अब इसे ऐसे समझिए, एटम बम बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए, मतलब ईरान उस खतरनाक लाइन के बेहद करीब पहुंच चुका था। इसी एक आंकड़े ने वॉशिंगटन और तेल अवीव में खतरे की घंटी बजा दी थी। और ये हमें आज की स्थिति पर ले आता है। भले ही बमबारी रुक गई है, लेकिन लड़ाई एक अलग तरीके से जारी है। यह अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ईरान पर लगातार मिलिट्री और इकोनॉमिक दबाव बनाए हुए है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये एक एक्टिव घेराबंदी है जो दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। तो बस इसी वजह से आज हम एक डिप्लोमेटिक डेडलॉक में फंसे हुए हैं। एक तरफ सीज फायर है और दूसरी तरफ ऐसी मांगे हैं जिनमें कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा। चलिए देखते हैं कि दोनों पक्ष आखिर एक दूसरे से चाहते क्या हैं। इस गतिरोध की पूरी कहानी बस यही है। एक तरफ है वॉशिंगटन, जो कहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करे और हमें कहीं भी कभी भी जांच करने की इजाजत दे। दूसरी तरफ है ईरान, जिसकी पहली शर्त है कि बातचीत से पहले ये नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह हटाई जाए। साफ है, दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। और ये खाई और भी गहरी इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अमेरिका कहता है कि ईरान की लीडरशिप में इतनी फूट है कि बात किससे करें, कोई एक आवाज में तो बात करता ही नहीं। वहीं तेहरान का कहना है कि जब अमेरिका लगातार अपनी शर्तें बदल रहा है और नाकेबंदी से दबाव भी बना रहा है, तो ईमानदारी से बातचीत हो कैसे सकती है। ये एक क्लासिक डेडलॉक है जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो जब डिप्लोमेसी का रास्ता बंद दिख रहा है और सीजफायर का वक्त भी खत्म हो रहा है, तो आगे क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस 3 खतरनाक संभावनाओं की तरफ इशारा करते हैं। पहला रास्ता है एक लंबे, थका देने वाले संघर्ष का। इसे आप घर्षण का युद्ध कह सकते हैं। इसमें कोई भी पक्ष एक झटके में नहीं जीतेगा, बल्कि दोनों एक दूसरे को छोटे छोटे हमलों से धीरे धीरे कमजोर करते रहेंगे। ये एक ऐसा खूनी और महंगा रास्ता है जिसका कोई अंत नहीं दिखता। दूसरा रास्ता है एक अजीब सी शांति का, मतलब एक नियंत्रित गतिरोध। इसमें नाकेबंदी तो रहेगी,
तनाव भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन दोनों देश सीधी लड़ाई से बचेंगे। ये न जंग न अमन वाली सिचुएशन होगी जो पूरे इलाके को सालों तक अस्थिर रख सकती है और जो किसी भी पल एक बड़े धमाके में बदल सकती है। और तीसरा, शायद सबसे खतरनाक रास्ता है, ईरान की सरकार का अव्यवस्थित पतन। मतलब अमेरिकी दबाव और अंदरूनी झगड़ों की वजह से ईरान की सत्ता बिखर जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, कोई नहीं जानता। ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक ऐसी आग में झोंक सकता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। असर बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वो सीधे खतरे में आ जाएगा। अगर वहां कोई रुकावट आई तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और जब अमेरिका का ध्यान यहां फंसा होगा तो चीन और रूस जैसी ताकतों को दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपना दबदबा बढ़ाने का खुला मौका मिल जाएगा। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां बातचीत रुकी हुई है और वक्त तेजी से निकल रहा है। एक लंबी जंग, एक तनाव भरा सन्नाटा या एक देश का पतन, इनमें से कौन सा भविष्य अब टाला नहीं जा सकता? ये सवाल सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है। इसका जवाब आने वाले कई सालों तक हमारी दुनिया का नक्शा तय करेगा।